नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं आईएनएफ इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। पूरे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी एक महीने पहले, और आज उसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन की वोटिंग जारी है। और आखिरी दिन की वोटिंग में 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आज शाम से ही तमाम सारे ओपिनियन पोल, तमाम सारी कंपनियों के तमाम सारे टीवी चैनल्स के आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आज थोड़ा उससे पहले ही ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर में ये जो सातवां चरण है, इस सातवें चरण में क्या होने वाला है, और स्टार्टिंग के जो दो स्टेज थे उनके बाद चुनाव किस तरीके से बदला, तमाम सारे समीकरण बदले, तमाम सारे नेताओं की मानसिकता बदली, तमाम सारे नेताओं ने अपने पाले बदले, लेकिन वो चुनाव अब आकर कहां खड़ा हो गया है, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से सीनियर पत्रकार तारिक जी हैं, हमारे साथ संकल्प सिंह सचान है जो पीआर न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ हैं, हमारे साथ विजय जी हैं जो आईपीएन न्यूज से हैं, हमारे साथ आगरा से वरिष्ठ पत्रकार और मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया न्यूज से रिंकी उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक आदित्य भारद्वाज जी हैं, और हमारे साथ अभी थोड़ी देर में लखनऊ से यूपी न्यूज से वीरेंद्र जी भी जुड़ने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल आदित्य जी आपसे हम पूछेंगे। आज आखिरी दिन की वोटिंग है और आखिरी दिन की वोटिंग में विपक्ष के जो नेता हैं वो एक तरफ बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान पर बैठे हैं। क्या कुछ है इसके मायने? एक अगर हम लोग याद करें 2019 का जब चुनाव था तब भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था कि जो आखिरी चरण था उसके बाद कहीं वो केदारनाथ घूम रहे हैं, कहीं वो दर्शन कर रहे हैं, कहीं वो ध्यान कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें जो थी वो 2019 में भी सामने आई थी। तो एक तरीका है परसेप्शन बिल्ड करने का उनकी पीआर टीम के द्वारा कि आखिरी में आप ऐसा चले जाएं, एक थोड़ा महात्मा टाइप इमेज बनाने के लिए। ऐसा अक्सर जो है उनकी पीआर टीम के द्वारा आइडिया दिए जाते हैं और वो करते रहते हैं। हालांकि इसके कई सारे और मायने भी हैं। अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो इतना लंबा चुनाव चला, सब कुछ चला, एक अपना थोड़ा आदमी को वेकेशन चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होती है। मगर जो हम विपक्ष को देखें तो पूरा का पूरा जैसा आजकल हम देख रहे हैं, जैसा माहौल में गर्मी है वैसी गर्मी इस बार के चुनाव में नहीं दिखी। ये तो हर कोई मानता है। ये चुनाव थोड़ा सा बोरिंग काइंड ऑफ चुनाव था दोनों ही पक्षों की तरफ से। वैसी जद्दोजहद, वैसा जमीन पे टकराव, वैसा हाई वोल्टेज मुकाबला इस बार थोड़ा सा मिसिंग रहा। मगर जैसे तैसे एक अंडर करंट जनता के अंदर था जिसको बड़े ही आंकड़ों में अगर आप देखोगे, अगर आप न्यूज में देखोगे तो वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जब जमीन पे उतरोगे, आप जमीन पे बात करोगे तो आपको दिखेगा एक जबरदस्त अंडर करंट है पब्लिक में। एक भयानक गुस्सा है, एक भयानक चीजें हैं, वो सब हैं। मगर कहीं ना कहीं अब आप अगर गठबंधन को देखो, इंडिया गठबंधन को अगर आप देखो तो एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में कुछ चुनाव साथ लड़ रहे थे। जैसे ही दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, पंजाब में हो गया मामला, एक दूसरे को ही जो है वो बुरा भला बोलने लगे, सब कुछ करने लगे। तो एक जो कहते हैं ना साझेदारी में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा इस बार मिसिंग था पूरे के पूरे विपक्ष के अंदर। अगर वो बरकरार रहता तो मेरा ऐसा मानना है कि और बेटर रिजल्ट मिल पाते गठबंधन को। और आखिरी के चुनाव में आते आते वो चीजें और थोड़ा कई सारे और कारण हम देखें, गर्मी इतनी पड़ी, कई सारा एक जो मिडिल क्लास वोटर में एक बड़ा तबका है जिसने बाइकआउट किया चुनाव को। इस चक्कर में कई सारे अपने अपने कारण होते हैं कि इस वजह से नहीं जाएंगे, अरे गर्मी हटाओ छोड़ देंगे। तो वो सब चीजें हमको दिखी। मगर दूसरी तरफ जो भाजपा का अपना मैनेजमेंट सिस्टम है कि सुबह 8 ही बजे से वोटिंग चालू करवा दो, सुबह 8 ही बजे से अपने सारे कार्यकर्ताओं को बूथ पे भिजवा के अपना जो है वोटिंग करा दो, सब कुछ हमें देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से इस बार समीकरण बदला है ये अभी हमको पता नहीं चल रहा है, अभी हम लोग वो चीजें देख नहीं पा रहे हैं। मगर मेरा मानना है कि रिजल्ट इस बार बिल्कुल ही अलग होगा। इस बार शायद जनता चौंका देगी। नहीं अगर हम तो देखें अभी जी नहीं, ये समीकरण जो बदले की बात आप कर रहे हैं, ये शुरुआती दौर में समीकरण कुछ और थे, ये बीच में कुछ बदला है या लास्ट हाँ, तक आते आते कोई समीकरण बदला है? देखिए अंडर करेंट तो था। एक जो जनता के मन में जो भावना थी कि एक असंतोष है, एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार से, वो तो थी। मगर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है वैसे वैसे मेरा मानना है कि चुनाव जो है वो विपक्ष के पाले में थोड़ा सा ज्यादा गया है।
विपक्ष के पाले में ज्यादा गया है। विजय जी, थोड़ा सा हमें ये समझाने की कोशिश करें आप अपने चश्मे से कि विपक्ष ने आज आखिरी चरण की वोटिंग है और वोटिंग के बीच में ही मीटिंग उनको क्या जरूरी थी? वो तो कल भी कर सकते थे भाई, परसों भी कर सकते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो इस बार चुनाव लड़ा है वो बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि 2 बार के चुनाव में मोदी के चेहरे पर पूरी भाजपा ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी वही हुआ है। लेकिन क्या है ना, जनता ने जो उनके सांसद रहे हैं क्षेत्रीय दल मतलब क्षेत्र के लोगों का जो कहना था, ये हमारा खुद का पर्सनल है, क्योंकि मैं एक क्षेत्र में गया था तो वहां पे जी। बोला कि मैं मोदी को तो पसंद करता हूँ लेकिन मैं अपने सांसद को पसंद नहीं करता हूँ। तो मोदी का चेहरा जनता देखे तो कब तक देखे, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। तो और भाई, जब क्षेत्र का सांसद क्षेत्र में जाएगा नहीं, 5 साल में कई सांसद ऐसे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, हालांकि अपने कानपुर क्षेत्र की भी बात की जाए तो कई सांसद ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में पब्लिक के बीच में कभी जमीनी स्तर पे नहीं दिखे। पेपर में दिखे हैं, टीवी पर दिखे हैं, ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं दिखे हैं। तो पब्लिक ने थोड़ा सा ये सोचा है कि हम कुछ बदलाव करना है तो क्या करें। तो उसी बीच में विपक्ष ने इस चीज को अपने तरफ पालन करते हुए उसने देखा कि हमारे पास एक ये चांस है कि हम अभी यदि पब्लिक के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा खेमा मजबूत हो जाएगा और पब्लिक जो है वो हमारी तरफ मुड़ सकते हैं। तो इसलिए विपक्ष जो है आजकल तो हर चुनाव के पहले बहुत ही मजबूती के साथ मीटिंग भी कर रही है और प्लानिंग भी कर रही है, किस प्लानिंग के तहत हमको आगे काम करना है, कैसे काम करना है। तो इस हो सकता है कि ये भी वजह हो और इस बार चुनाव वाकई इसमें कोई भी अनुमान समीकरण बैठ नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि सर्वे में कि कोई सही समीकरण बता सके। हालांकि बहुत सारे लोग क्या पोलिंग बूथ पे बता रहे हैं और टीवी चैनलों पे क्या दिखा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन बिल्कुल अलग है, क्योंकि जनता जो बता रही है उसके हिसाब से कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ जनता मोदी को तो पसंद कर रही है लेकिन उनके सांसदों को पसंद नहीं कर रही है। लेकिन विजय जी आपको रोकना चाहेंगे कि आप चूंकि जो ये बात कर रहे हैं कि मोदी को पसंद कर रहे हैं लोग, लेकिन उनके सांसदों को नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो जमीन पर नहीं जा रहे। लेकिन सरकार की तरफ से भी तो कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ना कि हर उद्घाटन का फीता बड़े लोग ही काटे, नीचे के लोगों को काटने नहीं दिया जाता, उनको महत्व ही नहीं दिया जाता है। तो ये भी तो एक मजबूरी रही है ना। बिल्कुल बात सही है आपकी अशोक जी कि फीता तो हमेशा बड़ा ही काट रहा है और जो कार्यकर्ता है वो दरी ही बिछाते रहे जा रहे हैं। अभी कल मैं लखनऊ में था और एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, उनके पिताजी करीब 50 वर्षों से भाजपा में जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो अमौसी क्षेत्र के ही मंडल अध्यक्ष हैं, मैं इतना बता रहा हूँ संक्षेप में। तो उनका बेटा भी इस समय बीजेपी में ही है। उन्होंने 50 वर्षों में इतनी कड़ी मेहनत की है कि उन्होंने उनको ना तो आज तक कोई टिकट मिला पार्षदी का और ना ही कुछ उनके लिए किया गया। तो अब उनका जो है ना, तो भड़ास निकाले तो कैसे निकाले। अच्छा, कहावत कही गई है कि जब व्यक्ति एक रंग में रंगा होता है तो उस रंग को छुटवाने में भी बड़ा मेहनत लगती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा तो फ्यूचर, मेरा भविष्य सब चला गया भाजपा में, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की राजनीति का फ्यूचर मत बर्बाद हो। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता दिल थोड़ा सा रोष में है और कार्यकर्ता क्या होता है कि एक मंडल का मान लीजिए अध्यक्ष है तो उसके बीच में कुछ नहीं तो हमने मान लिया कि 100 वोटर है, तो वो 100 वोटर को डिवाइड करने की क्षमता रखता है और वही कार्यकर्ता इधर से उधर वोट को कर रहा है। अच्छा, संकल्प जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जरा थोड़ा सा ये समझाइए कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, अब कल की तारीख उनके लिए मुकर्रर है कि कल फिर से वो जेल जाएंगे, लेकिन आज जो 7वां चरण है, ये 7वें चरण में आम आदमी पार्टी कितना बड़ा रोल प्ले करेगी? क्योंकि आज जो वोटिंग हो रही है वो दिल्ली में भी हो रही है और पंजाब में भी हो रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या कहते हैं आप, अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा फैक्टर 7वें चरण में? देखिए अशोक जी, आपने देखा होगा, यदि केजरीवाल जी की बात करें
तो अभी कल ही केजरीवाल ने अपने फेसबुक और अपने यूट्यूब अकाउंट पर भी एक वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं कल वापस जेल जाने वाला हूँ। मेरा फिर वही एड्रेस मेरा तिहाड़ जेल होगा। जी और कहीं ना कहीं आप भी ये देखते आए हैं कि जिस भी नेता को जेल में डाला गया है तो वो अपनी पहचान बढ़ाकर ही बाहर निकला है। हम्म तो ये तो कोई दोहरा नहीं है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का अब चेहरा और भी ऊपर बढ़ता दिख रहा है। और यदि जैसे कि हमारे सहयोगी विजय जी ने भी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इस पर आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग के पहले चरण और दूसरे चरण तक भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता, दिग्गज नेताओं ने हमेशा 400 के पार का नारा लगाया था। शायद हमारे सभी मित्रों ने ये नारा सुना होगा कि 400 के पार। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पहले के बाद दूसरे चरण के बाद यदि आप नजर डालें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर, तो उन्होंने किसी ने भी 400 पार का नारा लगाया नहीं, बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये भी एक इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है या नहीं बना पाती है, डजेंट मैटर, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। लेकिन चुनौतियां संकल्प जी जी, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर ये स्टार्टिंग में बहुत जोर शोर से नारा लगाया था कि 400 पार, अब की बिल्कुल बार 400 पार। लेकिन विपक्ष बिल्कुल की तरफ से तो कोई नारा नहीं आया। विपक्ष तो सिर्फ एक बात चिल्लाता रहा कि नहीं, हम 400 पार इनको नहीं होने देंगे। उनके पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं था। तो मोदी जी के जाल में बिल्कुल फंस जैसा गया क्या विपक्ष? बिल्कुल जैसा विपक्ष हमेशा कहता आया है कि 400 के पार नहीं होने देंगे, और ये जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के बाद 400 के पार का शब्द बिल्कुल इरेज कर दिया अपने अपने माइंड से सभी लोगों ने, तो ये बात साबित हो रही है कि विपक्ष जो कह रहा है कि 400 के पार नहीं होने देंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्लस है। और लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है कि हम 400 नहीं पहुंच रहे हैं, सरकार बनती है या नहीं बनती है, जैसे भी बनती है। जी और दूसरी बात, जो वोटर्स हैं, जैसा कि विजय जी ने बताया कि जनता मोदी जी को तो पसंद कर रही है, लेकिन जो स्थानीय नेता है, स्थानीय सांसद हैं, उनको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। यदि उदाहरण के तौर पे आप अकबरपुर लोकसभा ले लीजिए, कानपुर लोकसभा ले लीजिए, फतेहपुर लोकसभा ले लीजिए, और आप अमेठी ले लीजिए, सुल्तानपुर ले लीजिए। यहाँ पर हमारी भी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश यदि छोड़ते हैं, आप जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पर भी आपकी टीम है पीआर न्यूज इंडिया की, वहां पर भी ग्राउंड से रिपोर्टिंग की गई है। तो जम्मू कश्मीर की यदि बहुत सारी लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर तो भाजपा दिखाई ही नहीं दे रही है। संकल्प अब जी, यदि हम जरा थोड़ा सा ये भी समझाइए, क्योंकि बड़ी प्रशंसा ये बात हो रही है ना कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, सांसदों को कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो ये जो बदला हुआ माहौल है लोकतंत्र के, कम से कम इस चुनावी माहौल में, कि लोग जो मैदान में जो हैं, जो विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं बचती है। वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ा जाता है। तो लोकतंत्र के लिए ये कितना अच्छा है या ये कितना घातक है? देखिए, लोकतंत्र के लिए तो ये बहुत घातक है, क्योंकि वन मैन आर्मी का ही फार्मूला चल रहा है यहाँ पर। जी अब कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, कहीं पर फीता काटना हो तो सिर्फ बड़े लीडर दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद और विधायक भी वहां नजर नहीं आते हैं। जी तो ये एक कारण है। अब मोदी जी के चेहरे पर जो वोट हो रहा है वो सिर्फ वही हो रहा है, लोकल नेता को कोई पसंद नहीं कर रहा है। हमने अकबरपुर लोकसभा सीट पर भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की, वहां पर भी हमने देखा, वहां पर कोई भी वहां के सांसद को पसंद नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति का ये कहना है कि मुझे ये सांसद नहीं चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई भी हो, ये समझिए आप। लेकिन अच्छा वहीं पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जिसे हम लोग हालांकि भक्त कहेंगे, उनके सामने सिर्फ एक चेहरा होता है, नरेंद्र मोदी जी का। लोकल सांसद से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हालांकि काम कराने के लिए यदि स्थानीय लोगों को जाना होगा तो अपने सांसद के पास जाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। लेकिन आज की जनता इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रही है कि हमारा काम कौन करेगा।
हमारा काम करने के लिए हमारा स्थानीय नेता आएगा, ना कि नरेंद्र मोदी जी वहां से आएंगे। इस बात को जनता को समझना चाहिए, और जब तक जनता इस बात को नहीं समझेगी, जनता की आंखों में हमेशा धूल झोंका जाएगा। धूल झोंका जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जम्मू एंड कश्मीर से तारिक जी हैं। तारिक जी, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम दूसरे कार्यकाल में, जब नरेंद्र मोदी जी दूसरे कार्यकाल में आए, तो उन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा गिनवाया वो धारा 370, और पूरे देश में इसको बहुत बुनाया गया। जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। क्या लगता है आपको, ये कितना बड़ा संदेश है, और या किस बात से भारतीय जनता पार्टी वहां पे डरी? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहले मैं सब पैनलिस्ट को आदाब पेश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। जी। तो जैसे आप 370 बोल रहे हैं सर, मुद्दा जो बाकी पार्टी ने उछाला वो 370 पे उछाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले बोला कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो होंगे मैदान में, लेकिन मैदान में आए नहीं। रविंद्र रैना जी आने वाले थे अनंतनाग से, उन्हें अपना नाम वापस ले लिया। तो क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं उन्हें अलायंस की और उनको बहुमत मिल रहा है, रीजनल पार्टीज को बहुमत मिल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ये सुनने में आया, अभी तो डिक्लेयर नहीं हो गया लेकिन सुनने में आया। लेकिन सर, जो आपका एरिया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो होल्ड थे, जहां होल्ड था, आज लोगों ने ऐसे किया, इंडिपेंडेंट लोगों को वोट दे दिया रादर देन भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हम देखते हैं ऐसे, उनने बोला था कि हम, अब उनने अपनी टीम्स यहाँ बनाई थी। कोई दो पॉलिटिकल पार्टी थे, एक अपनी पार्टी और दूसरा था पीसी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस। उनने उनको समर्थन दिया था और उनने बोला कि आप इनको वोट डालिए। लेकिन जहां तक देखा गया, आज 2019 के बाद पहली बार इतनी वोटर की जीत हो गई इस वे में कि वोटर्स निकले घरों से। काफी हमारी टीम ऑनलाइन चल रही थी और ऑन ग्राउंड चल रही थी, ग्राउंड जीरो पे। हमने जम्मू कश्मीर में ज्यादा है इस बार। हाँ, वोटर बहुत ज्यादा है, वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है। और जब हमने लोगों से पूछा, लोगों ने बोला हमारे मुतालबे पूरे हुए नहीं, तो हम किसको वोट डालें, ये उनका कहना था जम्मू कश्मीर में। उससे क्या हुआ, जो रीजनल पार्टीज है उनको एक मुद्दा मिल गया कि ये लोगों के हित में काम नहीं करते हैं, तो उस वजह से उनने फिर बाकी पार्टी को, स्पेशली इंडिपेंडेंट पार्टीज को, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे उनको वोट दिया। थैंक यू। ठीक है तारिक जी। आदित्य जी, जरा थोड़ा सा ये आंकड़ा समझाइए कि एक पत्रकार राघव त्रिवेदी को रायबरेली में अमित शाह की रैली में पीटा गया था, और उस पत्रकार का गुनाह इतना था कि उसने सिर्फ ये एक्सपोज कर दिया गया था कि ये जो भीड़ आई है इसमें से तमाम सारे लोग पैसे लेकर आए हैं, और ये बात बर्दाश्त नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और उन्होंने उस पत्रकार को मारा था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उस पत्रकार को मिलने भी गए थे, मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। समझना हम आपसे ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव की रैली में इस तरीके की भीड़ आती है कि वो तोड़ देते हैं बैरिकेटिंग को, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो भाड़े की भीड़ वाली पार्टी जिसके ऊपर इल्जाम लगते हैं उसके सदस्य ज्यादा जीतते हैं, और जिसके पास अपने आप भीड़ आती है वो नहीं जीत पाते। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ है इसके पीछे झोल? देखिए, एक बड़ा फैक्टर इसमें ये है, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अपने घरों से कम निकलने वाली भीड़ ज्यादा। अक्सर शहरी इलाकों में जो पढ़ा लिखा अपर मिडिल क्लास तबका, वो अमूमन कोर वोटर माना जाता है भाजपा का, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाता इनकी रैलियों तक। और इस बार आप ये नतीजों में भी देखेंगे कि जो ग्रामीण जितने क्षेत्र हैं भारत भर की, तो जो ग्रामीण सीटें हैं वहां पर भाजपा को इस बार नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा है, सिर्फ इसी कारण के चलते। हुए शहरों में भी इनकी थोड़ी बहुत पकड़ है, लेकिन ग्रामीण भारत में अलग मुद्दे हैं। ग्रामीण भारत में जो है वो लोकल मुद्दे हैं, सांसदों ने बिल्कुल काम नहीं किया है, वहां पे जो इनकी थोड़ी बहुत स्कीमें हैं उसका भी कोई लाभ नहीं पहुंचता इतना ज्यादा। जिनको लाभ पहुंच रहा है वो इनके वोटर नहीं है। जैसे आप अनाज वाली स्कीम को ही देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा वर्ग फायदा उठा रहे हैं फ्री राशन मिलने वाले का, वो वोटर ही नहीं है भाजपा का। ऐसे और भी कई सारी जो योजनाएं हैं जिसमें लाभार्थी
जो हैं वो भाजपा को कभी जिंदगी में वोट ना दें, ऐसे लोगों को वो स्कीमें पहुंची, उसका कोई फायदा नहीं है भाजपा को। लेकिन आदित्य जी, कुछ तो आंकड़े भाजपा के पास रहे होंगे ना कि 2019 में उन्होंने 303 सीटें अपने अकेले दम पर जीती, और वो इस चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने और भाजपा की सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि अगले 5 सालों तक हम इतने करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को अनाज देंगे। तो उनके पास तो ये कोई इनपुट रहा होगा ना कि इससे हमें फायदा हो रहा है, तभी उन्होंने इसका ऐलान किया। देखिए सर, एक चीज हमने देखी है भारत में पिछले 50 सालों में, आप जितने चुनाव देख लें, किसी भी राज्य का देख लें, केंद्र का देख लें, सब में एक फैक्टर हावी रहा है, वो है मुफ्तखोरी का। मतलब किसी भी तरीके की जो स्कीम्स होती हैं, कभी हमने देखा अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे, कभी किसी ने कुछ किया, कभी किसी ने कुछ किया। हर राज्य में ये एक फैक्टर रहता तो है कि जो ज्यादा स्कीमें देता है, वेलफेयर स्कीम, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पब्लिक जो है वो पसंद करती है। वो भाजपा के पहले आम आदमी पार्टी देखिए कितना ज्यादा करती है, कांग्रेस ने कई सारे राज्यों में अलग अलग तरीकों से किया। राजस्थान में देखिए कांग्रेस ने मोबाइल फोन तक बांटे, सस्ती बिजली, ये वो कई सारी चीजें तो रहती हैं। एक तरफ आप देखिए इसमें कितना बड़ा दोगलापन यहीं से नजर आता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि हमने करोड़ों लोगों को, 30 करोड़ लोगों को, 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो ये मुफ्त राशन आखिर चाहिए किसको? मुफ्त राशन आखिर कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, वो लाइन में लग के धूप में तो जाकर के राशन लेगा नहीं, वही लेगा जिसको थोड़ी सी समस्या होगी। अब एक तरफ आप राशन बांट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमने देश को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। तो ये दोनों चीजें अपने आप में बताती हैं कि 10 सालों में कितना ज्यादा जो है वो इकोनॉमी पर काम हुआ, 10 सालों में कितनी ज्यादा जो है इकोनॉमी बेहतर हुई है। अब कहने को आंकड़ा आप कितना भी कह लें, मतलब मुफ्त राशन पीठ थपथपाने वाली बात नहीं, ये शर्म का विषय है, ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल आप? शर्म का विषय, बिल्कुल शर्म का विषय है। अगर इस देश में आदमी खाने के लिए आप पैसा कमाने के योग्य नहीं है, 80 करोड़ व्यक्ति, तो फिर वहां पर इकोनॉमी का हम क्या ही आपसे उम्मीद करें? वहां पर हम क्या ही उम्मीद करें? जो अपना राशन नहीं खरीद पा रहा है वो क्या गाड़ी खरीदेगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या दूसरी चीजें करेगा? 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त राशन ले रहे हैं, तो फिर वो बाकी, अगर राशन का उनके पास में पैसा नहीं, तो बाकी चीजें वो कहाँ से कर पा रहे होंगे? अब अपनी सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य जी, उत्तर प्रदेश का आप अच्छी समझ रखते हैं, 14 सीटों में आज चुनाव है, 14 में किसके पाले में कितनी? देखिए, आज जिन 14 सीटों पे चुनाव है, वहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। अगर मैं शुरू से ही उत्तर प्रदेश की बात करूं, पहले चरण से ही, जो फर्स्ट फिर फेज, तो सेकंड फेज, अरे, थर्ड फेज था। आप कैसी बात कर रहे हैं तकलीफ में? गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वाराणसी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हाँ, भारतीय जनता पार्टी तकलीफ में आने वाली है। और उसके अलावा और कौन सी सीटें? बाकी सीटों और का उसके भी बाद आंकड़े बताइए। घोसी है, उसके बाद उनके पास घोसी है, मछली शहर है, हाँ। उनके पास गाजीपुर है। मछली शहर पिछले बार ये लोग मात्र 181 वोट से जीते थे। मात्र, मतलब इतना छोटा मार्जिन पार्षदी के चुनाव में भी नहीं होता 181 वोट का। मछली शहर लोग 181 वोट से जीते। घोसी में कितनी बुरी तरीके से हारे। तो ये गोरखपुर वाराणसी को हटा दे तो बाकी सारी सीटें बहुत ही ज्यादा टफ थी लोकसभा में। और अगर आप विधानसभा में आ जाएंगे, विधानसभा में आप देखेंगे तो मात्र 3 सीटें जीती थी भाजपा ने। बाकी सारी सीटों में विधानसभा के लेवल पे सब पे सपा का जो है वो, सपा और समय पे सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर भी साथ में थे। उन दोनों ने बढ़त बनाई थी। तो फिर आप बताइए कैसे भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी यहाँ पर? नहीं तो ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि हम राजभर हैं, राजभर जहां हम चलते हैं भाई वहां हम सबको नचा के फेंक देते हैं। अब घोसी सीट से उनके खुद के लड़के अनिल राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, घुटने टेक कर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बैठे थे 3 दिन पहले। देखिए, पिछली जीतेंगे बार कि भी नहीं? घोसी से जो जी पिछली बार भी जो घोसी से उम्मीदवार थे वो थे हरि नारायण राजभर। वो भी जी। राजभर समाज में एक बड़ा चेहरा थे। तो ये अगर राजभर, और उस सीट पर अगर मैं आपको बताऊं तो सुभाषपा ने इंडिपेंडेंट अलग चुनाव लड़ा था, ना सपा के साथ ना कहीं से गठबंधन में नहीं थी। लेकिन घोसी सीट पर सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर राजभर प्रत्याशी भाजपा ने दिया है। तो ऑब्वियसली जो राजभर समाज था वहां पर, उसमें एसबीएसपी का जो है कैंडिडेट नहीं था, वो सब बीजेपी की तरफ ही बड़ी मात्रा में गया था। उसके बाद भी बीजेपी वहां पर हार जाती है। तो एक तरीके से जब इनडायरेक्टली सपोर्ट था पिछली बार राजभर जी का बीजेपी को उस सीट पर, सिर्फ उस सीट पर, तब भी बीजेपी हार गई। तो इस बार ऐसा कौन से बहुत ज्यादा समीकरण बदल गए, मुझे जरा कोई समझा दे। इस तो बार घोसी भी सीट फंस घोसी रही है क्या की भाजपा के बहुत लिए? ज्यादा बिल्कुल फंस रही, बिल्कुल फंस रही है। घोसी सीट जो है वो बिल्कुल फंस रही है भाजपा के लिए बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से। उस सीट पर अगर आप समीकरण देखेंगे तो समीकरण
सपा के आधार में बहुत ज्यादा जाता हुआ है, ना कि किसी भी तरीके से भाजपा या सुभाषपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में। और जो अरविंद राजभर है उनको ही अगर आप देख लीजिए, वही जो बहुत बड़े लीडर अगर अपने आप कहते हैं, तो वो भी सपा के साथ में गठबंधन में लड़े थे शिवपुर विधानसभा से 2022 के चुनाव में, उसमें भी उनको जीत नहीं मिल पाई, वो भी राजभर बहुल सीट थी शिवपुर। तो अरविंद राजभर कोई इतने बड़े चेहरे नहीं है जितने बड़े चेहरे ओम प्रकाश राजभर। अगर वो खुद लड़ते तो शायद समीकरण बदल सकता था, मगर मुझे नहीं लगता कि घोसी की सीट में यहाँ पर इस बार कमल खिलता या फिर छड़ी चलती हुई नजर आ रही है। खुद तो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, अब मंत्री पद छोड़े, सांसद का चुनाव लड़े तो ना घर के हो ना घाट के हो, बड़ी मुश्किल से तो मंत्री पद मिला है। आप उनको वैसे भी खतरे में डालना चाह रहे हैं। जा करके मिला, आप सब जानते हैं कितने महीनों का इंतजार कराया भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर जी को उस मंत्री पद के लिए भी। इसी बात पे आगे बात करते हैं। विजय जी, जरा थोड़ा सा ये प्रकाश डालिए कि ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़बोलेपन और उतावलेपन वाले नेता में जिस तरीके का पिछले 4-5 महीने पहले जो प्रखरता दिखती थी, और अब योगी आदित्यनाथ के घुटनों पर उनके सुपुत्र जो उम्मीदवार हैं घोसी से वो नजर आ रहे हैं, और ये वही राजभर फैमिली है जो कह रहे थे कि हम बाबा को मठ वापस भेजेंगे, तो घुटने इन्होंने वाकई टेक दिए क्या? देखिए, राजभर की बात की जाए तो राजभर सिर्फ बोलने में बहुत माहिर है। वो जिस भी पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी के घुटनों में खुद वो रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, वो किसी को ला नहीं पाते हैं। जैसे कि वो मठ में योगी आदित्यनाथ जी को भेजना चाहते थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ सबने देखा, पब्लिक ने भी देखा, जो उनके समाज के लोग हैं जो उनको सोचते हैं कि हमारे समाज के लिए, वो एक्चुअली में अपने समाज के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो हर पल यदि उनको कोई अच्छा ऑफर अभी मिल जाए किसी अन्य पार्टी से, तो वो 10 मिनट तब होगा कि ओपी राजभर वहां पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वो मतलब जवान से वो तीर चलाते हैं जो महाभारत में भी नहीं चली होंगी तीरें। वो उनके शब्द ही सिर्फ एक राजनीति है, और मुझे नहीं लगता है कि वो भविष्य में बहुत ज्यादा आगे चल के राजनीति कर पाएंगे, क्योंकि वो कहीं से दिख नहीं। क्योंकि राजनीति क्या होती है कि राजनीति सबसे पहले तो समाज को देखना चाहिए। यदि आप जिस समाज की बात करते हैं, कहते हैं कि हम राजभर लोगों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, तो आप पहले राजभर लोगों के लिए किया क्या है? सबसे पहली बात तो ये खड़ी होती है, आपने राजनीति जब से शुरू की है तब से कितने बार किस पार्टी का पल्ला बदल चुके हैं, ठीक है ना? आपको खुद ही नहीं मालूम होगा। ओम प्रकाश राजभर ने खुद बोला था कि इतना हमने कर दिया है कि पीला गमछा डाल के किसी थाने में जाओगे तो सब आदमी यही समझेगा कि राजभर खुद आया है। और उसके कुछ दिन बाद राजभर के ही किसी कार्यकर्ता को थाने में शायद वो पीले गमछा बांध के गया था, तो सबको पता होगा कि उनकी वही थाने के अंदर कुटाई भी हुई थी, और शायद उसी के दूसरे दिन की बात है। तो गमछा पीला करने से कुछ नहीं होगा। राजनीति में राजनीति के तरीके से आप राजनीति करेंगे तो आप भविष्य में आगे कुछ करेंगे, और समाज के लिए नहीं कर सकते तो समाज का नाम लेकर आप आगे मत बढ़े, क्योंकि हर एक समाज में हर एक इंसान है। सबसे पहली चीज तो ये हो रही। और आज के समय में हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे देश में जाति धर्म को लेकर बहुत ज्यादा उतावलापन हो गया लोगों के। अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, भविष्य नहीं देख रहे हैं। जैसे कि अभी आदित्य जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही थी कि राशन क्या है? राशन से हम यदि आप दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत को विकसित देश नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि भारत को एक गरीब देश बनाना चाहते हैं कि हम लोग कटोरे में राशन लेकर ठीक अपना घर परिवार चले, और एक 5 किलो 2 किलो 3 किलो राशन के लिए एक हम 100 मीटर की लाइन में खड़े हों। तो क्या आपको लगता है कि हम विश्व गुरु और भारत एक विकसित देश बन सकता है? ऐसा कभी संभव नहीं है। हमारे देश में शिक्षा पे टैक्स लगता है, चिकित्सा पे टैक्स लगता है, मेडिसिन पे टैक्स लगता है। अब बताइए, यदि एक गरीब वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है ना, और यदि कई जगह ऐसा हुआ है कि अभी एक आयुष्मान योजना चली है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जब उसके पास कार्ड होता है तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल वगैरह होते हैं जो आयुष्मान कार्ड वाले मरीज को नहीं ले पाते, कहते हैं या हमारा या तो पेमेंट बहुत लेट आता है या तो हमारे यहाँ बेड फुल है। लेकिन कई लोगों का उसी परिवार में आयुष्मान कार्ड बना नहीं है,
और उस व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और उसके यहाँ मुश्किल से 5,000 रुपए नहीं है, 5,000 रुपए के लिए डॉक्टर मांग रहा है 50,000 रुपए विथ जीएसटी। अब ये बताइए वो 50,000 कहाँ से लाए, इसके बाद जीएसटी टैक्स कहाँ से भरेगा वो। तो हमारे यहाँ जब शिक्षा के लिए टैक्स लग रहा हो, जो हम खाना खाते हैं उसका टैक्स लग रहा हो, ठीक है ना, और मेडिसिन में टैक्स लग रहा हो, तो बताइए हम पैसे कहाँ पहुंच रहे हैं। हमको नहीं लगता कि हम आसमान में जा रहे हैं, हम धरातल के उस सतह पर जा रहे हैं, शायद कई वर्षों के बाद हम लोग ना निकल पाए। लेकिन इस बीच में चुनावी जो मुद्दे रहे वो भी बदलते रहे। पहले रोटी कपड़ा और मकान की बात टैगलाइन लोग करते थे जो भी चुनाव में जाते थे, अब वैसा कुछ रहा नहीं। अब तो राष्ट्रवाद, धर्म और इस तरीके की चीजें आ गई सामने कि उस मुद्दे पर जो है कि चुनाव लड़ा जाता है। संकल्प जी, थोड़ा सा ये बताइए कि राहुल गांधी की छवि कुछ इस बीच कुछ बदली है क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अब तक का आज आखिरी जो वोटिंग हो रही है आज इस दौर में, कितना राहुल गांधी बदले? क्योंकि बड़ा फैक्टर है इस देश की राजनीति के बाद अपोजिट में अगर देखते हैं तो कांग्रेस और राहुल गांधी ही दिख रहे हैं। नहीं देखिए, यदि भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये जो यात्राएं की गई इससे कहीं गुना बहुत परसेंटेज बढ़ेगा और कांग्रेस के प्रति लोगों की इच्छाएं भी बढ़ी हैं और राहुल गांधी को ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोगों ने पसंद करना ज्यादा शुरू कर दिया है और भी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक जी बताऊं कि यदि राहुल गांधी की यदि बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बहुत प्रशंसा हो रही है और हर तरह से तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी रही है और हर जिले में, हर प्रदेश में उसका एक प्लस पॉइंट ही रहा है। तो इसको तो निगेटिव नहीं कहेंगे, अच्छा वोट बैंक भी कवर हो रहा है इससे और इसका अच्छा असर रहा है। और चूंकि यदि आप जी, अगर प्रशंसा आपको लगता है कि राहुल गांधी की बड़ी प्रशंसा हो रही है तो ये प्रशंसा वोट में बदलेगी कि नहीं, सीटों में बदलेगी कि नहीं? देखिए, यदि प्रशंसा हो रही है तो कुछ परसेंट तो वोट में भी जानी चाहिए। 100% नहीं कह सकते हैं, 10%, 12%, 15% कुछ तो कह सकते हैं उसके लिए। और उसके बाद यदि आप दिल्ली पंजाब की बात करें तो चूंकि आम आदमी पार्टी साथ में है तो दिल्ली पंजाब में भी इसकी प्रशंसा हो रही है। तो ये तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये काफी हद तक अच्छी रही है और हमारे जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर में भी कवर की है भारत जोड़ो यात्रा को, तो वहां पर भी जो ग्राउंड से पता चला और जो आम जनता से जानकारियां मिली तो उसका तो प्लस ही रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत असर पड़ा है। अब आखिरी सवाल फटाफट आप सब लोगों से पूछ लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करते हैं। संकल्प जी, आप ही से पहला सवाल, आखिरी सवाल यही है कि आप थोड़ा सा, चूंकि वोटिंग का थोड़ा सा समय और बचा है, उसके बाद ओपिनियन पोल सबके आएंगे, मैं चाहता हूं कि ओपिनियन पोल दे ही दीजिए। आपने बहुत तकरीबन 1.5 महीने से आप चुनाव कवर कर रहे हैं लगातार, तो बता दीजिए किसकी सरकार? देखिए, हालांकि अपनी तो पूरी ये विश्लेषण ही था हमारे आपके बीच में, सब लोगों के बीच में, तो विश्लेषण में यही निकल कर सामने आया है जहां पर हम 4-5 लोग पैनल में बैठे हुए हैं तो सब लोगों के विश्लेषण में तो यही पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार बनाती है तो बहुत अच्छे लेवल में नहीं बना पाएगी। सरकार इस तो बात सरकार को तो नहीं, सरकार तो सरकार होती है, बिल्कुल। तो फिर तो मोदी जी भी वैसे ही होंगे, अमित शाह भी वैसे ही होंगे, पूरी भाजपा वैसे ही होगी। ये मेरे शब्दों का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती रुझान में 400 के पार वाला जो आंकड़ा चल रहा था, इस वजह से मैंने इस शब्द का उपयोग किया कि बहुत अच्छे लेवल में नहीं बन सकती है। मतलब तो भारतीय जनता पार्टी का की सोच और कह रहे हैं, आपकी आत्मा कुछ और कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी सहयोगी हमारे विजय जी और आदित्य जी, तारिक जी, आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या नजर आ रहा है भाई? तारिक जी से पूछते हैं, तारिक जी काफी देर से बैठे हैं। तारिक जी, आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल में हम चाहते हैं कि थोड़ा दमदार उत्तर दीजिए इस बात कि आपके चश्मे से, आप बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जहां से आप सबको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए इस बार किसकी सरकार?
सर मैं आपको इतना बताऊंगा, जम्मू कश्मीर में जो लोग बातें कर रहे हैं वो इंडियन अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म वो इंडियन अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं और वो कहते हैं बदलाव चाहते हैं, बदलाव। क्योंकि यहाँ सड़क का मसला है। ग्राउंड जीरो पे जब पीआर की टीम मेरे निगरानी में गई, सड़क का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, और भी बहुत मसले हैं, रोड्स का। ये मेन मेन प्रॉब्लम है। जो पुरानी सरकार है उनने इनको वादे किए कि हम वो दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन हुआ नहीं, सारा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हो गई डेवलपमेंट, लेकिन उतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। तो उसकी वजह से लोग, जहां तक हमने सुनने में आया हमारे को, लोग चाहते हैं बदलाव। दैट मीन्स बदलाव चाह इंडियन रहे हैं, अलायंस की सरकार चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं। जी, दैट आदित्य मीन्स इंडियन जी, अलायंस, इंडियन ब्लॉक। जी 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 जी, आदित्य जी जरा इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना उत्तर देना कि जो वाकई वोटिंग हुई है और जो आंकड़े पेश किए हैं चुनाव आयोग में, उसमें करीब 1.7 करोड़ वोटों का डिफरेंस है और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को संज्ञान में लिया है। तो इस बात को थोड़ा नजर में रखते हुए थोड़ा उत्तर दीजिए कि आपके नजरिए से इस बार किसकी सरकार है। देखिए सर, अगर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 303 सीटें 2019 में। इनके जी। दो बड़े सहयोगी दल थे, एक जदयू और एक शिवसेना महाराष्ट्र में। दोनों ही पार्टियों ने जो है वो बीच में छोड़ा वापस आया, छोड़ा वापस आया। तो दो ही सहयोगी दल थे, इनकी 16-17 सीटें थीं। बाकी और भी कोई इनका बड़ा दल सहयोगी था नहीं। बाकी जो इनके सहयोगी दल थे, किसी की 1 सीट, किसी की 2 सीट, ऐसे छोटपुट दल हैं इनके। मोटा मोटी अगर आप मान के चलें कि बीजेपी और जो बीजेपी के साथ में जो स्ट्रॉन्ग अलाइज हैं वो 310 सीटें जीते थे। अब मुझे ये चीज नहीं दिखती कि बीजेपी की सीटें ही बढ़ेंगी कहां पर। राजस्थान में 25, गुजरात में 26, मध्य प्रदेश में 28, उत्तर प्रदेश में 64, दिल्ली में पूरी 7 की 7, उत्तराखंड में 7 की 7, बिहार में 40 में से 39। तो बीजेपी के पास में बढ़ने का स्कोप ही नहीं है। अब अगर गुजरात में 26 की 26 जीती तो वो बढ़ तो जाएंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब कम कहां पर हो रही है, ये बहुत बड़ा जो है सवाल उठता है। अगर आप कम होने का सवाल देखिए तो सबसे पहला महाराष्ट्र में और बिहार में तो ऐसा लगता है बड़ी सेंधमारी हो सकती है। लग रहा है दोनों राज्यों में 10-10, 12-12 सीटें भी कम हो सकती हैं भाजपा गठबंधन एनडीए की। इसके बाद सेंधमारी भी कर्नाटका हो में आप सकती देखिए है आदित्य जी, और पलटी मारी भी हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पे बिल्कुल हो भरोसा सकती किया है, नहीं जा बिल्कुल हो सकता। सकती है। वो जीत के वापस इंडिया अलायंस में चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जो महाराष्ट्र में इनके साथी हैं, जैसे अजीत पवार हैं या फिर यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं, इन दोनों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया सकता कि ये कब पलटी मार के इधर उधर हो जाए। बीजेपी की अकेले की जो सीट है, मैं उनकी अगर बात करूं तो ऑब्वियसली वो इन दोनों ही राज्यों में कम हो रही हैं। वो 10-10 सीटें, ऐसा लग रहा है, ऐसा बड़े बड़े जो है वो आकलन करने वाले बता रहे हैं कम हो रही है। आप कर्नाटका का मैं आपको उदाहरण दूं, 28 में से 26 सीटें जीती थी। विधानसभा में देख लीजिए किस तरीके से पूरा परास्त हो गई भाजपा। वहां पर भी ऐसा लग रहा है 6-7 सीटों का जो है वो लॉस होगा। पश्चिम बंगाल में इनका लॉस हो रहा है 5-6 सीटों का। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान में इस बार इनका 3 सीटों का लगभग जो है वो लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा। राजस्थान में आप देखिए जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी अपने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार इनके साथ में हनुमान बेनीवाल जीते थे नागौर की सीट से, वो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ में लड़ रही है, वहां भी एक आध सीट का लॉस हो सकता है। तो अगर ये कुल मिला के इनको 30-35 सीटों का भी लॉस हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर यदि 272 सीटें पार नहीं कर पाती है तो बहुत ज्यादा अड़चने आएंगी नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में। हमने सबने देखा है 84 से लेकर 2014 का दौर, इसमें किस तरीके से गठबंधन की सरकारें रही। विशेष तौर पर अगर 2004 से 14 का दौर देखिए तो बड़ी इच्छाएं थी सोनिया गांधी जी की कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, मगर जो साथ में सहयोगी दल थे उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मनमोहन सिंह जी को बनाया गया। वहां पे तो कम से कम एक परिवार की डोमिनेंस थी, तो चीजें मैनेज हो गई। अगर गठबंधन यहाँ पर शर्तें रख देता है कि नहीं हम तो सपोर्ट तभी देंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप हटाइए या किसी और को, नितिन गडकरी को बनाइए, राजनाथ सिंह को बनाइए या और कोई नाम अंदर से निकल के आता है, तो वहां पर फिर आप समझ लीजिए कि अमित शाह जी का और मोदी जी का डोमिनेंस है वो किस तरीके से कम हो जाएगा। बीजेपी एक परिवारवादी पार्टी वैसी नहीं जैसे कांग्रेस में उनको दिखता है। तो अगर ये कुर्सी से हटेंगे तो ये पावर से भी वहां पर हट जाएंगे।
अगर बीजेपी अकेले के दम पर इनकी गाड़ी 260 पर भी रुक जाती है, 250 पर भी रुक जाती है, तो बहुत ही ज्यादा तकलीफें होंगी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में। और फिर लेकिन भारतीय कोई जनता भी नया पार्टी चेहरा के में शामिल हो सकता है। आदित्य जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और नरेंद्र मोदी की भाजपा में बहुत अंतर है। इनकी भाजपा में कभी इनकी सरकार टूटने या इनके विधायक या सांसद टूटने का खतरा नहीं मंडराया है कभी, तो तकलीफ किस बात की? नहीं सर, ऐसा टूटने का खतरा इसलिए नहीं। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को कभी भी पूर्ण बहुमत मिला ही कब? अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं, इनको मिला पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत जब होता है, अब देखिए पूर्ण बहुमत कितने ही लोगों को मिला है, मात्र कांग्रेस को भी 2 ही 3 बार पूर्ण बहुमत मिला है पूरे इतिहास में, 3-4 बार। अब 2 बार इधर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला अकेले के दम पर। तो जब जब कांग्रेस के पास में भी था अकेले का पूर्ण बहुमत, तो कांग्रेस ने भी बहुत सी सामने वाली पार्टियां तोड़ी हैं। कांग्रेस उस समय कभी नहीं टूटी। आप देखिए ना, उस समय कांग्रेस के सांसद भागते थे। तो जब केंद्र में आपके पास में पूर्ण बहुमत होता है, तो एक आपके पास में मीनार आपका किला है, और जहां वो 272 से 271 सीटें भी हुई, 270 सीटें भी हुई, वो ताश के पत्तों की जो मीनार होती है ना, उसकी तरह ढह जाता है। वैसे ही हमको खबरें यहाँ पर भी देखने को। अब 2009 का मैं उदाहरण दूं आपको, 2009 का उदाहरण दूं, जो सबसे बड़े चेहरे थे भाजपा के, कर्नाटका में येदियुरप्पा अलग पार्टी बना ली बीजेपी को तोड़ के। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह अलग पार्टी बना ली, उमा भारती ने अलग पार्टी बना ली। तो भाजपा में भी टूट फूट हुई है जब भाजपा कमजोर थी। 2009 के दौर में भाजपा कमजोर थी। वो तो एक हमने देखा 2011-12 में एक अरविंद केजरीवाल जी का उदय, अन्ना आंदोलन का उदय। लेकिन केजरीवाल साहब के पास में पूरे देश में नेटवर्क नहीं था जो उस चीज को वो मंझा पाते। तो उस चीज का जो फायदा, जो एक लहर बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने एंटी कांग्रेस, उसका फायदा लेकर के भाजपा सत्ता में आ गई 2014 में। मगर अब यदि थोड़ा सा भी सीटें चूकती हैं 272 में, तो फिर बहुत ज्यादा आपको नजरे चीजें आएंगी। अभी तक आप देखो, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, कुछ नहीं बोला बेचारे ने। आप देखिए वसुंधरा राजे को हटा दिया, कहीं किसी को हटा दिया, कोई कुछ नहीं। येदियुरप्पा इतने बड़े नेता कर्नाटका के, उनको हटा दिया मुख्यमंत्री पोस्ट से, कोई कुछ नहीं बोलता। मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। अभी जहां पे 271 सीटें होंगी, तब आपको नजर आएगा कि मोदी जी को कितने ज्यादा जो है वो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, कितनी ज्यादा बगावतें भाजपा में हो सकती हैं, वो हमें तभी अचानक से देखने को मिलेंगी। मतलब भाजपा के नेता ही अपना विरोध करेंगे, अभी वो दबे हुए बैठे हैं। बिल्कुल। अभी उनके पास में कुछ मजबूरियां हैं, उनके पास में कुछ ऐसी दुखती रग है जो भाजपा के कंट्रोल है, अमित शाह जी के पास में कंट्रोल है, जिसके चक्कर में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जहां वो हाथ से कुर्सी गई, वहीं पर वो हमको बगावतें साफ नजर आने लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, आखिरी सवाल आपसे भी है, आपके चश्मे से किसकी सरकार और क्यों? आपकी आवाज नहीं आ रही विजय जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था कि इस बार चुनाव को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो चीजें हुई हैं फील्ड में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। लेकिन पब्लिक की दृष्टि से देखा जाए, जो अभी तक बोला, बाकी आगे क्या होता है वो अलग बात है। तो इंडिया गठबंधन ठीक ठाक सीटें निकालेगी, और मेरा अनुमान है कि 90% वो सरकार बना भी सकती है इंडिया गठबंधन। क्योंकि पंजाब और असम, पंजाब हो गया, असम हो गया, अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनाई है और बहुत अच्छा अपना नाम किया है। क्योंकि अभी तक क्या था कि असम में कांग्रेस थोड़ा सा कमजोर हो गई थी, लेकिन उसी कमजोरी के साथ अरविंद केजरीवाल ने वहां बहुत अच्छी पकड़ मजबूत की है। लोग जो बीजेपी के भी थे, तो वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हैं। पंजाब में तो जान ही रहे कि केजरीवाल की सरकार है। तो इस तरीके से अन्य राज्यों में जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा राहुल गांधी को। क्योंकि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि जो इनकी न्याय यात्रा हुआ है, इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक लीडर जो होता है और बहुत हमारे देश का जाना माना चेहरा हो, जब पब्लिक के बीच से गुजरता है तो उसकी एक छवि अलग होती है और एक प्लेन से निकल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किया जाए कि एक रिश्तेदार हमारे घर में आए और घर में आकर वो 10 मिनट आता है, पानी पीता है,
और एक बाहर बाहर गाड़ी से बाय बाय टाटा करते हुए निकल जाता है तो हम लोग उतना उसको तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन जो घर में आएगा, बाहर बैठेगा, पानी पिएगा, हम लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। वही इस बार, क्योंकि लंबी यात्रा थी राहुल गांधी की, बहुत लंबी यात्रा थी और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। हमने सबने देखा, उसमें 70-70 साल के बुजुर्ग लोग उनकी यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, जो 500-500 किलोमीटर लोग चले हैं। तो हमारा जो अनुमान है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेगी, 90% मेरी तरफ से है। बाकी पब्लिक क्या सोच रही, क्या कर रही है, ये एक अलग सब्जेक्ट, तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि इंडिया गठबंधन, क्योंकि मुंबई से भी ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा, राजस्थान ठीक ठाक गढ़ है, कांग्रेस का पुराना है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश में ठीक ठाक सीटें निकलेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी ने अभी राजस्थान में मध्य प्रदेश में सरकार बना लिया है तो उससे कुछ बेनिफिट उसको मिलेगा संसदीय चुनाव में, इतना नहीं मिलेगा। बेनिफिट होगा लेकिन इतना नहीं होगा। हो सकता है कि उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि आप लोगों में से सब लोगों ने जो बड़ी मिली जुली सी अपनी राय दी है कि नहीं, नेक टू नेक फाइट है, और 400 की बात जहां चल रही थी एक तरफ, वहां दूसरी तरफ 272 पे सबके आंकड़े आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी की भी सरकार हो सकती है, भाजपा की भी हो सकती है और इंडिया गठबंधन की भी हो सकती है, लेकिन 272 के आसपास अगर भाजपा आई तो आदित्य जी कह रहे हैं कि भाजपा को बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि उसके अंदर से ही तमाम विरोध। आदित्य जी ने ये बहुत सही बात कही है कि 270-72 के आसपास आते हैं तो बीजेपी को लाले समझ में आ जाएंगे, इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी होगी। क्योंकि देखिए, सब लोगों को पता है यदि विपक्ष समर्थन करता है और सरकार बनाता है तो यकीन मानिए कि मोदी को और अमित शाह को इन्वॉल्व नहीं करेगा, तो किसी नया चेहरा ढूंढेगा प्रधानमंत्री के लिए। ये बिल्कुल एकदम साफ सुथरी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तारिक जी जम्मू से जुड़ने के लिए। आदित्य भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प जी अभी नहीं है लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्रीसियस समय दिया हमको। और विजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा से रिकी उपाध्याय जी का, जो जुड़े लेकिन नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाया। वीरेंद्र जी कई बार जुड़ने की कोशिश किया उन्होंने लखनऊ से, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो भी नहीं जुड़ पाए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी थोड़ा सा समय निकाला। हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।